सखी सहेली। सखी सहेली। सखी सहेली के श्रोताओं को राजश्री त्रिवेदी का नमस्कार और प्यारी बुआ जी आपको भी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। ढेर सारा प्यार, अविरल स्नेह और ढेर सारा खूब खूब आशीर्वाद हमारे सभी सुनने वाले प्यारे प्यारे जो हमारे क्या कहें बिटिया बहुरिया कहेंगे तो हमारे भतीजे नाराज हो जाएंगे, बेटवा लोग नाराज हो जाएंगे। भाई सभी को स्नेह। और जो विषय है आज का तो वो हमारे साथी बराबर लिख रहे हैं कि बड़ा अच्छा अच्छा विषय है। तो भाई देखो ऐसा है ना, कुछ दिवस ऐसे होते हैं कि हमारी जब मुलाकात होती है श्रोताओं से तो उसे भी हम शामिल करते हैं और अच्छा लगता है। और आज का दिन तो बड़ा खास है ना? बिल्कुल खास है। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ अपने श्रोताओं को कि आप इतना सारा प्यार, आशीर्वाद, दुआएं सब दे देती हैं कि बस इसीलिए सब प्यारी बुआ के पीछे पागल दीवाने। मैं भी हूँ, लेकिन सब कहते हैं कि हमें लगा अगर मैं जहाँ प्रोग्राम अच्छा आज बुआ जी नहीं है। नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अब मुझसे पूछिए, मैं सारे संदेश पढ़ती हूँ बुआ जी। नहीं, हमें हिचकी तो आती है लेकिन है कि हमारे साथी बहुत प्यार करते हैं, रज्जो मौसी को भी, और हमारी जो बिटिया लोग आती हैं, बहुरिया आती हैं, वो सब। अब मतलब ये तो वही हो गया कि हम तुम्हारी तारीफ करें भाई, नहीं अब तो हमारी करो। नहीं हाँ, कोई तारीफ की बात नहीं है। लग रहा है आप सब हमारे सुनने वाले भी जानते हैं कि हाँ मैं जो कह रही हूँ वो कितना अक्षरशः सत्य है। चलिए तो अब बता देना अपने श्रोताओं को कि भाई हम आज आपको जो विषय लेकर आ रहे हैं वो भी अक्षरशः सत्य है सब। बिल्कुल बिल्कुल। त्योहारों की जो तैयारी है वो शुरू हो चुकी है। थैले भर भर के आने लगे हैं घर में। हाँ है ना? अच्छा, इतनी शॉपिंग कर ली आपने? अरे नहीं, हम लोगों की बात कर रहे हैं। लोगों की बात कर। वैसे मैंने आपको भी देखा था बहुत सारे बैग्स उठा। अच्छा, अभी जो ये 4 बैग इधर उधर रखा उसका क्या? वो आप ही का तो है, मेरा थोड़ी है। अच्छा, ये हमें तो पता ही नहीं चला। अच्छा सुनिए, तो ये तो है ही, आपने बता दिया कि त्योहारों की तैयारियां जो है वो है। फिर थान के कपड़े वाले दिन हम याद भाई देखो ऐसा है ना कि राष्ट्रीय इसका 2 मतलब है। एक तो एक थान में 6-7 कपड़े बन जाते थे। मतलब घर के अगर 4 लोग निकले तो एक रंग की ही कपड़े पहनेंगे, या एक तरीके की प्रिंट होगी, और या ऐसा कि जो फैब्रिक वाला जो कहते हैं ना कि अलग अलग कपड़े ना लेकर एक थान में से ले लिया, कुर्ता बनवा लिया, वो वाला। तो भाई ये दोनों इसका मतलब यही है। आप समझ गए। और घूमने आज हम चलेंगे भाई, दिन है ऐसा गुरुवार। हाँ, और आज कहाँ चल रहे हैं? कहाँ चलेंगे? आज बनारस चलेंगे। आप भी खुश? बनारस तो कई बार घूम चुके हैं। कोई बात नहीं, वहाँ की वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय, BHU यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय हम लोग चलेंगे। हाँ, जो आपका विश्वविद्यालय है आप वहीं पढ़ी हैं। अच्छा, हम पढ़े भी हैं। खुश हो गई थी आप? हमें लगा कि पता लगा कि हम तो 12th तक ही पढ़े हैं। ऐसा? हाँ। नहीं आज आप बताएंगी, अपने दिन याद करेंगी। ये ना आज वो दिन याद करो में BHU लिखना चाहिए था हम लोगों को कि आज बुआ जो है। बहुत सारे साथियों ने वैसे लिखा है कि कई बार गए हैं, बहुत भव्य इमारत है, तो वो भी अपनी यादें साझा करेंगे। लेकिन आज जो हम कह रहे थे दिन विशेष जो है बड़ा खास है, विश्व दृष्टि दिवस है, और आंखें जो हैं वो बड़ी नायाब तोहफा है हमारे लिए कुदरत का, तो उन पर चर्चा है। हर वर्ष जो है अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को ये दिवस मनाया जाता है, यानी विश्व दृष्टि दिवस। हाँ, और यहाँ ये एक वैश्विक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य अंधेपन और दृष्टि हानि की ओर ध्यान देना, आकर्षित करना है। और हर वर्ष हर चीज का एक थीम होता है। हाँ, यानी कि हमारा जो पूरा कार्यक्रम जितने भी होते हैं वो उसी पर केंद्रित होते हैं। बिल्कुल। तो इस बार की थीम है कि काम पर अपनी आंखों से प्यार करें। क्या बात है। अब वो काम घर पे भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। तो हमारे जो घर में रहते हैं हमारे भाई बंधु या बहनें, वो इस बात पर न परेशान हो कि काम तो हम करते ही नहीं है, क्योंकि अक्सर देखो एक बात बता दें, ये तो हमारी शिकायत है खास तौर से बिटिया बहुरिया लोगों से। क्या पूछो कि क्या करती हो, आप क्या करती हैं? जैसे अभी किसी ने कहा आप क्या करती हैं? हम बैंक में काम करते हैं। आप क्या करती हैं? हम शिक्षिका हैं। आप क्या करती हैं? हम कुछ नहीं करते। अच्छा, ऐसा कहा? हाँ, घर में जो काम हमारी बहनें करती हैं, पूरी जिम्मेदारी उठाती हैं पूरे घर की, बच्चों की, वो ऐसा ही मान के चलती हैं कि वो कुछ नहीं करती हैं।
तो ये यहाँ पर गलत सोच है, बिल्कुल। यहाँ पर उनके भी ध्यान रखने की बात है कि काम के समय अपनी आंखों से प्यार करें या उसकी देखभाल करें, उनको बड़ा सहेज कर रखें, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। हमारे एक श्रोता हमें लिखकर उन्होंने वो भेजती हैं कि आंखें वो नायाब तोहफा है कुदरत का, जिससे सारी दुनिया की रंगीनी, अच्छी बुरी सभी चीजें देखी जा सकती हैं। आंखें तो सभी प्राणियों की होती हैं, लेकिन मनुष्य में इसका अलग ही महत्व है। क्या बात है। आंखें हैं तो जहान है, आंखें ईश्वर का दिया वो वरदान है जिसके बगैर सब जग सूना अंधकारमय है। घड़ी भर भी आंखें बंद होने पर बेचैनी होती है। पहले के मुकाबले आज की दुनिया बहुत चकाचौंध है। इतनी तेज रोशनी आंखों को नुकसान पहुंचाती है। इंटरनेट के जमाने में कोई भी अछूता नहीं है। हर काम के लिए फोन का सहारा लेना पड़ता है। ऑफिस हो या स्कूल या कोई बिजनेस हो या वर्क फ्रॉम होम हो जाता है, आंखों पर बहुत जोर पड़ता है। ड्राई आई की समस्या हो जाती है। इन सब कामों में पलकों को झपकाते रहना चाहिए। डॉक्टर की सलाह से आई ड्रॉप्स डालते रहना चाहिए। बेमतलब फोन नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपके पास पेड़ पौधे हों तो थोड़ी देर हरियाली देखें। आंखों को रिलैक्स करते रहना चाहिए। आंखों को बचाए रखें। ये हम नहीं कह रहे, हमारे श्रोता कह रहे हैं। अब तुम ऐसे देख रही हो कि अच्छा बुआ ने बोलना शुरू किया तो बोलती ही चली जा रही है। आप ऐसे मन की बातें समझ जाती हैं। तुम्हारी आंखें बोल रही है ना। अच्छा, मेरी आंखें बोलती भी है। जी अच्छा, हाँ। नहीं बुआ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच रही। मैं बहुत ध्यान से आपको सुन रही थी। हाँ, और तो हमारे साथी ने इसमें उन्होंने पूरी बात लिख कर रख दिया है कि किस तरह से आंखें महत्वपूर्ण है, कैसे उसकी देखभाल करें, और आजकल जो समस्या है उसको बड़े प्यार से इन्होंने एक पैराग्राफ में सब कुछ बता दिया। अच्छा, इसके स्थापना के बारे में एक हमारी श्रोता लिखती हैं कि इस दिन की नींव 1990 में हुई, जब लायंस क्लब इंटरनेशनल के सबसे प्रसिद्ध और प्रभावी पहलों में से एक साइट फर्स्ट की स्थापना की गई। ट्रकोमा और अन्य समस्याओं के कारण होने वाले अंधेपन से निपटने के लिए साइट फर्स्ट की स्थापना की गई थी और बाद में दृष्टि दिवस मनाए जाने का फैसला लिया लगा। बिल्कुल सही है। हाँ। और नियमित तौर पे मुझे लगता है कि परीक्षण भी बहुत जरूरी है बुआ। जैसे धूप का चश्मा पहनना जरूरी है। डिजिटल उपकरणों का जो उपयोग करते समय थोड़ा सा ब्रेक ले लें, जो आप कह रही थी कि ये सब भी बहुत जरूरी है ना। ये बात तो है। नियमित जो जांच है वो जरूर करवाएं, क्योंकि अक्सर हम सोचते हैं कि अच्छा आज हमने ज्यादा देख लिया है, फोन इसलिए है। ऐसा नहीं है। उसकी वजह से अगर समस्या है तो तुरंत चश्मा लगाएं। अच्छा, ये जो धूप वाले चश्मे की बात कही, भाई हम तो ये मानते थे कि ये सिर्फ फैशन में लोग लगाते हैं, लेकिन भाई ऐसा नहीं है। जो लगाएं उनका मजाक न बनाएं और आप भी शर्म महसूस न करें। बिल्कुल, वो यूवी रेज से बचाता है आंखों को। यूवी रेज के संग संग धूल है, धूल के कण है, उन सब से भी आंखों को सुरक्षित करता है। तो थोड़ा सा फैशन लगता है, थोड़ा फैशनेबल जो लगाता है, लेकिन करना भी चाहिए। और इससे आंखें भी तो बच रही हैं। एक पंथ दो काज है, तो करो भी, अच्छे भी लगो और फैशन भी, और आपकी आंखें भी बच रही हैं जी। और स्वस्थ जीवन शैली भी बहुत जरूरी है अच्छी आंखों। अच्छा देखो, ऐसा ये भारी भरकम वाली जो बात है उस करने से पहले गीत सुनाओ, तब हमसे स्वस्थ जीवन की बात करना। हाँ, आप स्वस्थ हैं इसलिए आप सोचती नहीं कि और लोगों को भी स्वस्थ करना है। बिल्कुल स्वस्थ है। चपलाई रे दुनिया को छोड़ तेरी गली आई रे आई रे आई रे। अपलम चपलाई रे दुनिया को छोड़ तेरी गली आई रे आई रे आई रे। वो दुनिया को छोड़ तेरी गली आई रे आई रे आई रे। बड़ा मजबूर किया हाय तेरे प्यार ने, मार दिया हाय तेरे प्यार ने। बड़ा मजबूर किया हाय तेरे प्यार ने, मार दिया हाय तेरे प्यार ने। अब पछताए दिल हाय कित जाए दिल, अब पछताए दिल हाय कित जाए दिल। काहे को ये आग लगाई रे लगाई रे लगाई रे। अपलम चपलाई रे
दगा देने वाला देखो कैसा दगा दे गया, छोड़ गया याद और दिल मेरा ले गया। दगा देने वाला देखो कैसा दगा दे गया, छोड़ गया याद और दिल मेरा ले गया। मैंने ही कसूर किया, ऐसे को जो दिल दिया। मैंने ही कसूर किया, ऐसे को जो दिल दिया। सुध बुध सब बिसराई रे, अबलम शबलम सपलाई रे। दुनिया को छोड़ तेरी गली आई रे, आई रे, आई रे। वो दुनिया को छोड़ तेरी गली आई रे, आई रे, आई रे। क्या देख रही थी आप? हम मैसेजेस पढ़ रही थी। मतलब राष्ट्रीय की निगाहें जो है ना इधर उधर लगी हुई हैं, कौन क्या कर रहा है। इधर-उधर इन्हीं की कहाँ, प्यार आप से सामने गाना बैठे सुने, हैं। इन्हीं की प्यार से गाना सुने और बस मगन रहे हैं उसी में। और क्या, हम चलिए तो ठीक ये है। सोच रहे हैं कि हमारे जो साथी हैं, बहुत सारे बिंदु ऐसे होते हैं जिनके बारे में हम सोचते रहे कि अब करेंगे बात, हमारे साथी तुरंत याद दिला देते हैं। जैसे कि अगर आंखों की बात हो तो नेत्रदान जो है इसका संकल्प लेना बहुत जरूरी है। हाँ। सुरक्षा अपनी जगह है, जैसे अब सुरक्षा की बात करें तो बच्चों की तरफ ध्यान रखें कि कोई नुकीली चीजों से न खेलें। भले ही बच्चे उस समय रो लें, धो लें, उन्हें रोने दीजिए, लेकिन वो हटा लीजिए। जैसे तीर धनुष है या कोई ऐसी गोली वाली चीज है, जैसे बंदूक से छोड़ देते हैं, कहते हैं अरे प्लास्टिक की तो है, लेकिन अगर आंख में लग गई तो सोचिए क्या होगा, है ना। बिल्कुल, तो बिल्कुल। इस तरह से सुरक्षा का भी ख्याल रखें। सिर्फ काम की जगह नहीं, काम की जगह बच्चों के लिए तो काम वही है, खेलना। तो बिल्कुल। यानी कि उनके खेलने की जगह पर भी ध्यान रखिए। बिल्कुल, बिल्कुल। बुआ, एक हमारी श्रोता लिखकर भेजती हैं कि दृष्टि दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। अपनी दृष्टि सुंदर रखिए, हर तरफ नज़ारे खूबसूरत नजर आएंगे। अपनी खूबसूरत आंखों को अपने बाद डोनेट करो। जो नहीं देख सकते हैं वो भी इस खूबसूरत दुनिया की नज़ारों को देख पाएंगे। क्या बात है। और एक बात और महत्वपूर्ण है, वैसे तो साथी जानते हैं लेकिन बार बार याद दिलाना जरूरी है, क्योंकि जिस संख्या में, जितनी संख्या में दान चाहिए उतनी संख्या में नेत्र नहीं आ रहे हैं। जबकि राशि देखो, कमाल की बात यह है कि एक व्यक्ति दान करता है तो 2 लोगों की रोशनी आती है। बिल्कुल। फिर भी सोचो कितनी संख्या कम है दान करने वालों की। और इसी की ओर इशारा करते हुए हमारे साथी लिख रही हैं कि आंखों के स्वास्थ्य को बनाए रखना केवल एक व्यक्ति का ही कर्तव्य नहीं है, बल्कि ये समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। नेत्रदान द्वारा बड़ी संख्या में लोगों को लाभान्वित किया जा सकता है। किसी को बेहतर दृष्टि देने के लिए आज ही अपनी आंखें दान करने की शपथ ले। मैंने भी नेत्रदान का संकल्प लिया है। तो बहुत बहुत बधाई आपको, और ऐसे ही बधाई के पात्र हम सबको बनना चाहिए, ये प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल बुआ, लेकिन हम यहाँ पर ये भी बता सकते हैं कि हाँ। आपको कुछ करना नहीं है इसके लिए, क्योंकि बहुत से लोग चाहते हैं लेकिन उनको मालूम नहीं है कि कैसे अपना अंग आप डोनेट कर सकते हैं, दान कर सकते हैं। ऑनलाइन आप अगर जाएं और किसी भी अस्पताल का नाम लिखेंगे, आपको वहाँ पे आपको बस अपने आप को रजिस्टर कर देना है, टेलीफोन नंबर वगैरह दे देना है। ऐसा भी कई बार होता है बुआ कि एक्सीडेंट में लोगों की डेथ हो जाती है, परिवारजनों की। हमें पता है, हम सब इस बात को महसूस करते हैं कि एक पहाड़ टूटा होता है, हम बहुत तकलीफ में होते हैं। लेकिन उस वक्त अगर हम ये सोचें कि ये जो शरीर के अंग हैं या आंखें हैं, अगर किसी और को दे दी जाए तो हमें हमेशा ये तसल्ली रहेगी, ये सुकून होगा कि उसकी आंखों से कोई और देख रहा है। और एक समाज में कहते हैं ना कि समाज हमें बहुत कुछ देता है, हम समाज को क्या दे रहे हैं ये भी सोचना चाहिए। बिल्कुल। और जैसे कह रही हो ना कि ऐसी पहाड़ टूटता है, जिसके भी घर में किसी भी समय में भी कोई ऐसे कालग्रस्त होता है, लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखें उस समय कि अब तो ये हो गया, इसके बाद और क्या हम अच्छा कर सकते हैं। और इसके लिए जैसे तुमने कहा ना कि कुछ करना नहीं है, तो आप किसी भी पास के चिकित्सालय में बता दें, और जिसकी मृत्यु हुई है वो कम से कम परिवार वालों से ये अपनी इच्छा बता कर जाए कि हाँ मैं चाहता हूँ। तो उसके लिए कोई संकल्प का फॉर्म भरने की भी जरूरत नहीं है। आपने केवल परिवार को बता दिया कि मेरी ये इच्छा है, तो वो कर सकते हैं आराम से, लेकिन इच्छा के बगैर नहीं कर सकते, है ना। हाँ बुआ, लेकिन अगर सपोज मान लीजिए, क्योंकि एक्सीडेंट तो कोई नहीं जानता कब हो जा सकता है, वो तो बिल्कुल अलग मुद्दा है ना। वैसे हालात में मुझे लगता है परिवार वाले भी आगे आ सकते धैर्य हैं। आपने कहा कि वो रखें, और
ऐसा कोई कदम उठाएं जिससे कि दूसरों को लाभ मिले इसका। एक और हमारी श्रोता है जो लिखती हैं कि आंखों की रोशनी दुनिया के कई रंगों से अवगत कराती है, हालांकि बिगड़ी लाइफस्टाइल या कई बीमारियों के दुष्प्रभाव स्वरूप दृष्टि कमजोर हो जाती है। इससे अक्षर पढ़ने या दूर की चीजें जो हैं वो धुंधली दिखने समेत कई अन्य समस्याएं होने लगती हैं। सही समय पर उचित इलाज न मिलने पर अंधेपन की शिकायत बढ़ने लगती है और दृष्टि संबंधित समस्या उम्र बढ़ने पर हुआ करती है, लेकिन अब कम उम्र के बच्चों को नंबर वाला चश्मा चढ़ जाता है। आंखें लाल, जलन, धुंधला दिखना, आंखों से पानी आना आदि नेत्र संबंधी रोग आंखों पर बुरा असर डालते हैं। आंखें नायाब उपहार है प्रकृति का, हमें इनकी रक्षा करनी है और मोबाइल से, धूल से और स्क्रीन से और हमारी दृष्टि ठीक रहे इसके लिए पौष्टिक और हरी पत्तेदार सब्जी का इस्तेमाल करना चाहिए। वैसे कहते हैं धूम्रपान इत्यादि वगैरह भी नहीं करना चाहिए। वो तो किसी भी हाल में नहीं करना चाहिए। शरीर के किसी भी अंग के लिए वो लाभदायक तो कहना ही नहीं चाहिए, हर अंग के लिए वो नुकसानदेह है। हमारे साथी ये भी लिख रही हैं कि आज का विषय दृष्टि पर है, तो बस आंखें होना ही जरूरी नहीं है, रोशनी होना भी जरूरी है। आंखें प्यार तो बरसाती ही हैं, गुस्सा भी झलकता है। जब किसी से नाराजगी हो तो कभी कभी बच्चे ही क्या बड़े भी सिर्फ आंखों से ही डर जाते हैं, लेकिन जब भगवान आंखें न दे या रोशनी छीन ले तो उस व्यक्ति का दर्द वो ही समझता है। हम जब दृष्टिहीन लोगों को देखते हैं तो सोचते हैं ये कैसे जीवन जीते हैं, लेकिन ईश्वर उन्हें बहुत अक्ल और समझ देकर भेजता है। गाने की कला को तो बहुत ज़्यादा मिलती है, भगवान सभी को नज़र दे। हमें भी अपनी आंखों का ध्यान रखना चाहिए, कम रोशनी में नहीं काम करें। मोबाइल लैपटॉप पर काम करते वक्त थोड़ी थोड़ी देर में आंखों को आराम दें। त्रिफला चूर्ण गलाकर आंखों पानी से आंखें धोने से फ़ायदा होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो देखना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल तो, सही लिखा। हाँ देखो ऐसा है ना कि ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, सब कुछ है, लेकिन कितना हम ध्यान रख पाते हैं। और उसके बाद ज़रूरी है कि आंखें जो समय समय पर हम अपने व्यायाम करें, आंखों के लिए ध्यान रखें, तो फायदेमंद तो है, लेकिन कितना कर पाते हैं ये सोचने वाली बात है ना। हाँ बिल्कुल सही बुआ, ये लेकिन करना चाहिए ना, क्यों नहीं करना चाहिए, हम अपने लिए अच्छा, भी एक बात है, इससे एक बात ये याद आ रही है कि जब हम सोचते हैं ना कि बिना आंखों के कैसे लोग रहते हैं, तो एक कहीं पर ऐसा सुना है कि हमारे ही देश के किसी शहर में एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहां पर दृष्टिबाधित लोगों, मतलब दिव्यांग ऐसे लोग ही काम करते हैं, और आपको भी 2 मिनट ऐसे कमरे से लेकर जाते हैं जहां पर घुप अंधेरा होता है, और आपको ये एहसास कराते हैं कि ये जो लोग काम कर रहे हैं इनका जीवन कैसा है। तो आप सोचिए कि थोड़ी देर आप ऐसा रख कर खुद को देखिए कि कैसा उन्हें महसूस होता है, फिर आपको समझ में आएगा कि हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना है। तो ये सारी चीजें जो है प्रयोग हम कर सकते हैं और वो अनुभव कर सकते हैं, तो क्यों ना किया जाए। और एक गीत भी सुन सकते हैं क्या? बिल्कुल सुनते हैं। तेरे नैनों के मैं दीप जलाऊंगा, तेरे नैनों के मैं दीप जलाऊंगा, अपनी आंखों से दुनिया दिखलाऊंगा। अच्छा वो क्या है? एक मंदिर है, उस मंदिर में एक मूरत है। ये मूरत कैसी होती है? तेरी सूरत जैसी होती है। वो क्या है? एक मंदिर है।
अच्छा वो क्या है? वो सागर है, उस सागर में एक नैया है। अरे तूने कैसे नाम लिया? मन से आँखों का काम लिया। वो क्या है? वो सागर है। और बुआ जी? क्या है? अब हम पूछे वो क्या है तो बताओगी नहीं, ये क्या है? हाँ, ये क्या है? ये देखिए बहुत कैसे सारे- बताया जाए? कैसे बताया जाए भाई, है ना, मन की आंखों से देखना। लेकिन जी हाँ। नेत्रदान की बात एक बार हम फिर कहेंगे फिर कि से आप, कहेंगे, हाँ, बिल्कुल। है ना बुआ, कि आप जरूर हम सब लोगों को रजिस्टर करा लेना चाहिए। जी और हाँ। अपने आंखों का बहुत ख्याल रखें, धूप का चश्मा पहने, स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, धूम्रपान न करें, डिजिटल उपकरणों का उपयोग करते समय ब्रेक लें और नियमित नेत्र परीक्षण करवाते रहें। जी हाँ, ये बहुत ज़रूरी है और अक्सर इस बात में हम बहुत टाला मटोली करते हैं, तो कहीं ना कहीं अपने साथ अन्याय करते हैं। और केवल अपने साथ, ऐसे तो लगता है ठीक है हमारी आंखें हम नहीं देख पाएंगे तो क्या है, लेकिन आप सोचिए कि साथ में रहने वालों को कितनी दिक्कत होती है। बिल्कुल। है ना? तो सबका ख्याल रखिए, आप स्वस्थ रहेंगे तो सब खुश रहेंगे। तो और अब चले बनारस की गलियों में। अच्छा, गलियों में आपको कहाँ? आज बहुत तो सारी ले- बातें याद आ जाएंगी आज तो ले हमारे। चल रही हो वहाँ, इतने खुले इलाके में इतना बड़ा परिसर है जो 1300 बिल्कुल। एकड़ में बसा हुआ है, तो ऐसे विश्वविद्यालय में हम लोग चल रहे हैं आज। बिल्कुल चल रहे हैं। मैं तो चुपचाप सुनूंगी आपको, क्योंकि हमारे बहुत सारे श्रोता लिखते हैं कि आज तो रेणु जी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के बारे में बताएंगी। देखो भाई, ऐसा है कि जब हम शिक्षा ग्रहण करते हैं तो किसी एक कैंपस में जाते हैं, सारे विषय तो नहीं पढ़ सकते, तो कहाँ से हम सारे कैंपस के बारे में बताएंगे, बताओ जरा। हैं? अगर तो बात आपने करें, अपनी बात रख दी। हाँ बिल्कुल रख दी, क्योंकि भाई देखो यहाँ चिकित्सा विज्ञान संस्थान है, कृषि विज्ञान संस्थान है, पर्यावरण एवं संपोष्य विकास संस्थान है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है, प्रबंध शास्त्र विज्ञान संकाय, आयुर्वेद संकाय, संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय, मतलब संगीत मंच कला है, दृश्य कला है, कला संकाय, वाणिज्य शिक्षा विधि सामाजिक विज्ञान संबद्ध है। ये सब तो संकाय हैं, मतलब जो बहुत बड़े कहे जाते हैं। संबद्ध विश्व जो विद्यालय होते हैं वो भी कई हैं, कम से कम यहाँ पे 5 या 6 हैं, या 7 हैं बल्कि। और इसके संग संग इसका 2 परिसर है ना। बिल्कुल 2 परिसर है बुआ। लेकिन पता है आप पता है कि आपको जरूर मालूम नहीं, होगा, नहीं, सब शायद कुछ कैसे ना पता मालूम हो, रहेगा? बिल्कुल सही कह रही है। 75 छात्रावासों के साथ ये एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय है। जी हाँ। जिसमें 30,000 से ज्यादा छात्र अध्ययनरत है, जिनमें लगभग 34 देशों से आए हुए छात्र भी शामिल है, क्योंकि BHU इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में आता है। जी हाँ। और जैसे हमने कहा आपको कि बहुत गर्व होता होगा ना, मैं ऐसे विश्वविद्यालय से पढ़कर आई देखो हूँ, ऐसा होता है ना, तुम्हें क्या पता है? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं ऐसा है? नहीं नहीं, अच्छा, नहीं, अच्छा, चलिए, क्योंकि हमारे ठीक है। बहुत सारे साथियों ने लिखा है कि हमारे पिता ने भी वहीं से पढ़ाई की, और बड़ा सुनकर अच्छा लगता है जब जैसे कि किसी के बारे में भी सुनते हैं कि हाँ उन्होंने वहां से पढ़ाई की। और बहुत सारे लोग, बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी होने के कारण जाहिर है कि जितने पुराने लोग थे, और खासतौर से जो काशी की बात करें या वाराणसी की, वो शिक्षा की राजधानी कही जा सकती है। प्राचीन समय में भी जहाँ भी शिक्षा की बात होती थी तो लोग वाराणसी की तरफ मुख कर जाते थे जी। तो मुखातिब होते थे उधर। तो जाहिर है कि बहुत सारे लोग जो हैं, जो भी उस समय के पढ़े लिखे लोग होंगे वहीं के पढ़े हुए मिलेंगे। और हमने जैसे कहा 2 परिसर है, तो एक तो जहाँ का है, जहाँ हमने बताया 1300 एकड़, वहीं पर दूसरा जो है मिर्जापुर के पास जो है वहाँ पर है परकच्छा में। तो इसके संग संग 3 संस्कृत विद्यालय भी इससे जुड़े हुए हैं, रणवीर संस्कृत विद्यालय, केंद्रीय हिंदू बाल विद्यालय, केंद्रीय हिंदू कन्या विद्यालय। तो इसकी संबद्ध शाखाएं मतलब बहुत सारी हैं, एफिलेटेड जिसको कॉलेज या स्कूल कहते हैं। और एक ऐसा ये विश्वविद्यालय है जहाँ नर्सरी से लेकर पूरी आगे तक की उच्च शिक्षा तक की पढ़ाई यहाँ पर होती है। मैं बहुत ध्यान से सुन रही हूँ। और क्या मतलब यहाँ पर काशी विश्वनाथ मंदिर है जो बेहद ही भव्य और आकर्षक है, जिसकी ऊंचाई 252 फीट है, जिसको कहते हैं कुतुब मीनार से भी ऊंचा है। ये मंदिर प्रदेश का ही नहीं बल्कि देश का सबसे ऊंचा मंदिर है। यहाँ हर मौसम में पर्यटकों की भारी भीड़ जो है देखने को मिलती है। वो जो मुख्य परिसर है उसके प्रांगण में भगवान विश्वनाथ का
एक विशाल मंदिर है जो आपने बताया, और सर सुंदरलाल चिकित्सालय है, जी। गौशाला है, प्रेस है, बुक डिपो और प्रकाशन है, टाउन कमिटी है, पीडब्ल्यूडी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा है, पर्वतारोहण केंद्र है। मुझे नहीं लगता और किसी यूनिवर्सिटी में इस तरह की सुविधाएं होती हैं। यहाँ तक कि इनका अपना पर्वतारोहण केंद्र। हाँ, और बहुत पुराने जमाने से तरणताल यानी स्विमिंग पूल रहा है, और यहाँ पर फ्लाइंग क्लब भी है, यानी क्या लोग बात है। उनका अपना पाइपर भी चलता है, जिसमें कि लोग क्लब था जहाँ पे लोग सीखते थे, यानी कि वायुयान उड़ाना भी सीखा जाता था। जी। तो कितना बड़ा परिसर है, हमारे साथी इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। कहते ना एक छोटा सा शहर लगता है अपने आप में। हाँ, बिल्कुल। ये बात तो है। मैं गई हूँ वैसे, और अच्छा, लेकिन- वैसे और ऐसे नहीं गई हैं। मैं गई हूँ, लेकिन मुझे तभी मैं कह सकती हूँ कि एक छोटा सा शहर अपने आप में लगता है। लोग साइकिल से इधर उधर जाते जी हाँ। रहते हैं, स्टूडेंट्स खास बात यह है कि बाहर की जो दीवार है वो तो दीवार है, लेकिन अंदर परिसर में कहीं भी किसी भी जहाँ पर की फैकल्टी रहती हैं, यानी जो शिक्षक रहते हैं, जी, जो जी। भी संकाय प्रमुख रहते हैं, सिर्फ वाइस चांसलर के उसको छोड़कर किसी के उसमें दीवार नहीं है, यानी झाड़ियों से ही बाउंड्री बनी हुई है। हाँ। तो जो हमारे साथियों ने भी लिखा है कि बहुत हरियाली है, बहुत व्यवस्थित तरीके से बना हुआ है, तो यही उसकी खूबी है कि वहाँ का पर्यावरण बहुत अच्छा है, इनका अपनी पानी की व्यवस्था है, अपनी बिजली की व्यवस्था है। तो सब कुछ इतना वृहद सोचकर पंडित मदन मोहन मालवीय ने इसकी स्थापना की थी। इतने बाद तक उसमें बहुत सारे संकाय जुड़ते चले गए और कहीं भी जगह की कमी नहीं पड़ी। खूबी यह है कि जिस स्थापत्य कला की दृष्टि से, जैसे उसका जो मुख्य द्वार को हम लोग कहते हैं सिंह द्वार, वो जैसा बना है वैसे ही अंदर तक की सारी इमारतें जो हैं उसमें वही साम्यता बनाई रखी गई है। तो इसलिए और भी देखने में सुंदर लगता है। और अगर हम जो प्रवेश द्वार है उसकी बात करें तो उसके बाहर ही एक प्रतिमा लगी हुई है पंडित मदन मोहन मालवीय की, जो खड़े हैं। तो अच्छा लगता है कि हाँ, इन्होंने कोशिश की लोगों के प्रयास के साथ, लोगों से जुड़कर, लोगों से पैसे मांगकर, चंदा इकट्ठा करके इतनी बड़ी उन्होंने यूनिवर्सिटी खड़ी की। तो और भी बातें हम करेंगे, एक और ब्रेक एक ब्रेक ले लेते हैं। एक बार फिर आप सबका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम सखी सहेली में। और इतनी बड़ी जो यूनिवर्सिटी में हम घूम रहे हैं, और इसके बाद जहां हम चलने वाले हैं उसके लिए ये अंतराल बहुत जरूरी था, क्योंकि भारत कला भवन जो है ये काशी विश्वविद्यालय में, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रांगण में स्थित एक अनूठा चित्रशाला है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से सन 1950 से ये संबद्ध है और एशिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय संग्रहालय है। बिल्कुल, और शैशवावस्था से ही भारत कला भवन दुर्लभ, सुंदर और कलात्मक वस्तुओं का संग्रह करता रहा है। इस संग्रहालय में लगभग 1 लाख से भी अधिक कलाकृतियां संग्रहित हैं, जिसमें प्रस्तर मूर्तियां, सिक्के, चित्र, वसन, मृण मूर्तियां, मनके, शाही फरमान, आभूषण, हाथी दांत की कृतियां, धातु की वस्तुएं, नक्काशी युक्त काष्ठ, मुद्राएं, प्राग ऐतिहासिक उपकरण, मिद्र भांड, अस्त्र शस्त्र, साहित्यिक सामग्री वगैरह है यहाँ पर। तो इसमें निर्धारित 13 वीथिकाओं को में इसको प्रदर्शित किया गया, यानी गैलरीज जिसको कहते हैं। प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर ओपी केजरीवाल के अनुदान से महान संग्राहक फ्रेडपिन के संग्रहों की एक विथिका भी यहाँ पर है। संग्रहालय अपने दुर्लभ, अद्वितीय, उत्कृष्ट चित्रों के संग्रह के लिए विश्वविख्यात है। ताई पत्र, कागज, कपड़ा, काष्ठ, चर्म, हाथी दांत, सीसा और अभ्रक चित्रित लगभग 12,000 चित्रों का संग्रह है, और एक से बढ़कर एक है। बिल्कुल, और ये संग्रहालय एशिया के विश्वविद्यालय संग्रहालयों में उत्तम कोटि का है। छात्र, शोधार्थी, शिक्षक और अध्ययन करने वाले अपने उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान के लिए पुस्तकालय में कला
और पुरातात्विक संदर्भ की जानकारी और परामर्श के लिए प्रतिदिन आते रहते हैं। जी, और यहाँ पर पता है मुगल चित्रकलाएं भी हैं, काबुल पर अधिकार, इसके अलावा जो है यहाँ पर मुगल के साथ साथ बसोहली शैली की भी यहाँ पर चित्रकलाएं हैं। पहाड़ी चित्रों के अंतर्गत जयदेव कृत गीत गोविंद काव्य पर भी बहुत सुंदर चित्र बनाए गए हैं जो यहाँ संग्रहित है। बसोहली शैली जो है ना, जिसमें की खास बात जो है कमल जैसी सुंदर लुभावनी जिसमें आंखें होती हैं, बहुत सम्मोहित कर देती हैं। तो कुछ इस तरीके के भी चित्र यहाँ पर हैं। वैसे ही बंगाल शैली भी के भी चित्र यहाँ पर देखने को मिलते हैं। उसमें रविंद्रनाथ टैगोर और उनके शिष्य नंदलाल बोस, A.K. हल्दर, S.N. डे, O.C. गांगुली, बहुत सारे लोगों की जो है वो कलाकृतियां यहाँ पर हैं जो अमूल्य निधि की हैं। और S.N. डे की मेघदूत चित्रावली, A.N. टैगोर की अभिसारिका तथा उमर खयाम, नंदलाल बोस की शिव पार्वती, प्याऊ, हजरत दराब खान, इस तरह की सारी चीजें वहां आपको देखने के लिए मिलेंगी। बिल्कुल। और भारतीय चित्रों के अतिरिक्त भारत कला भवन में नेपाल और तिब्बत में चित्रित पटरा, पोथी चित्र और चित्रित थंका का भी संग्रह है। तो ये सारी चीजें मतलब वाकई देखते बनती हैं कि आपको एक जगह देखने के लिए मिल जाती हैं। ऐसे ही अब बात करें तो केंद्रीय लाइब्रेरी पुस्तकालय जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का, ये भी बहुत प्रसिद्ध है। कहते हैं कि बहुत बड़ा है ये, जिसको सेंट्रल लाइब्रेरी कहते हैं। हाँ, बुआ हमारी एक श्रोता हमें लिख के भेजती हैं कि अविश्वसनीय वास्तुकला, सुंदर सेटिंग और हरी भरी हरियाली के साथ बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का परिसर वाराणसी में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। तभी तो हम लेकर आए हैं। पूर्व में सेंट्रल हिंदू कॉलेज के नाम से जाना जाने वाला बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थान है और वाराणसी में एक लोकप्रिय पर्यटक स्थल भी है। वो आपने बताया ही 1300 एकड़ भूमि के बारे में इन्होंने लिखकर भेजा है। इतना ही नहीं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में एक संग्रहालय जिसके बारे में आप बता रही हैं, भारत कला भवन भी शामिल है, जो इस जगह का प्रमुख आकर्षण है। व्यापक हरियाली और स्थापत्य इमारतों के अलावा ये जगह का शांत वातावरण जो यात्रियों को वाराणसी की अराजकता से दूर कुछ शांतिपूर्ण समय बिताने की अनुमति देता है। तो ये बात तो है, बिल्कुल अलग है, हटकर है और बहुत सुंदर है। लाइब्रेरी की जहाँ तक बात करें, बिल्कुल आप जब प्रवेश करेंगे तो गोल परिसर है इसका, तो बहुत सुंदर लगता है। अब तो बहुत ई लाइब्रेरी हो गई है, यानी कि आप इलेक्ट्रॉनिक होने की वजह से सारी चीज़ें बड़ी आसानी से इसमें प्राप्त कर सकते हैं। अद्भुत संग्रह है पुस्तकों का भी यहाँ पर। हर विषय की पढ़ाई होती है क्योंकि लगभग हर संकाय है यहाँ पर, तो जाहिर है कि उसकी पढ़ाई के लिए भी चीज़ें हैं यहाँ पर। और अब बात करें अगर, तो वहाँ पर एक मालवीय, मदन मोहन मालवीय भवन है, मालवीय भवन है। तो वहाँ पर तरह तरह से पुष्प प्रदर्शनियाँ होती हैं। संस्कृत के जो होते हैं प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती हैं, जहाँ पर बच्चे गीता पढ़कर आते हैं और उनमें प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। तो इस तरीके के वहाँ पर कार्यक्रम होते रहते हैं। अंदर फूड कहते हैं ना, प्रिजर्वेशन का भी सेंटर है जहाँ लोग सीखने जाते हैं, पढ़ाई करने जाते हैं, फ्रूट प्रिजर्वेशन जिसको बोलते हैं। तो इस तरीके के बहुत सारी चीजें हैं। एक परिसर के अंदर इस तरीके से एक अनूठा सा विश्वविद्यालय है। बिल्कुल, आप देख सकते विश्वविद्यालय। एक श्रोता लिखती हैं कि मेरे पति ने पूरी पढ़ाई BHU से की है और 5 साल वहां पढ़ाया भी। बेटे ने भी स्नातक की डिग्री वहीं से ली है। बेहद अच्छी जगह है BHU। देखो, वैसे तो जहाँ जो पढ़ता है उसको वो जगह बहुत अच्छी लगती है। और हाँ, जहाँ परिसर की हमने बात कही कि बाकी जगह दीवार नहीं है, लेकिन वहाँ के अंदर प्रवेश द्वार पर ही बाईं तरफ महिला विश्वविद्यालय है, तो वहाँ पर दीवार है। कई बार जुलूस लड़कों ने निकाला कि इस दीवार को गिरा दिया जाए, लेकिन वो माना नहीं गया। तो यहाँ पर अब गीत सुन ले। बिल्कुल। तलाश में निकली है।
कॉलेज के बाद ही आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं, है ना बुआ? तो अब जो है वो हम आज वो दिन याद करो में याद करने वाले हैं, थान के कपड़े वाले हाँ, लेकिन यूनिवर्सिटी में जाने के बाद ये संभावना कम हो जाती है जब थान वाले कपड़े पहने दिन। जाए। बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा कोई थोड़ा नहीं फैशनेबल हो जाता है, आदमी धूप के चश्मे लगाने लगता है, थोड़ी सी तो आ जाती है अदाएं। बिल्कुल बिल्कुल। और लेकिन थान के आइए आइए, कपड़े तो चलिए बचपन में चलिए भाई, हो गया बस। कितना अच्छा होगा ना वो दिन याद करने में। एक हमारे श्रोता हाँ। लिखती हैं कि भाई थान वाले कपड़ों के दिन मुझे आज भी याद है, जब मैं बहुत ही छोटी थी, 6-7 साल की, तब माँ जब भी मैं के माहिर कहते हैं उसे मराठी में, तो नाना जी उस जमाने में बहुत बड़े साहूकार और उनके घर आटा चक्कियाँ और क्या क्या बनाने का कारखाना और चीनी मिट्टी के बर्तन, चाय के कप, प्लेट्स बनाने का भी कारखाना था। पर उनको आदत थी कि हम जब भी जाते थे तो हमारे लिए और मेरी 3 मौसियों के लिए दुकान से कपड़ों के थान मंगवाते थे नौकरों के हाथों, और हम सब का नाप लेने टेलर को बुलवाकर हम सबके कपड़े सिलवा देते थे। वो जल्द ही गुजर गए। बाद में बड़े मामा ने भी यही तरीका अपनाया था। कई सालों तक मेरे बाबा को ये बातें पसंद नहीं थी, तो ये सिलसिला बंद किया। फिर दुकान में रेडीमेड कपड़े आने लगे, तब से दुकान से ही खरीदना शुरू किया। तो भाई लेकिन मजा तो अपना था ही ना। हाँ। क्योंकि इस तरह से बनता था। वैसे हमारे साथी ये भी लिख रहे हैं कि किसी ने तो बता दिया कि भाई कितनी लंबाई होती थी एक कपड़े के थान की। कुल लंबाई 32.50 मीटर है। थान की लंबाई खपत को प्रभावित करती है। थान की लंबाई जितनी कम होगी प्रति थान की बर्बादी उतनी ही अधिक होगी, क्योंकि अंतिम टुकड़े अधिक हो जाते हैं और इनमें से केवल कुछ का ही रूपांतरण के लिए उपयोग किया जा सकता है। लेकिन हालांकि वो भी इंतजार किया जाता था कि थान से बचे हुए जो पीस वाले कपड़े हैं वो भी हम लोग जाके सबसे पहले कहते हैं पीस वाले कितने कपड़े हैं वो दे दो, है ना। तो वो भी होता है। बाद में तो ये भी होने लगा। और हमारे साथी ये भी याद कर रहे हैं कि अब क्या बताऊं बुआ जी, जब पिताजी कपड़े की दुकान पर पहुंचते ही दुकानदार से कपड़े का थान निकालने के लिए बोलते थे, हम दोनों भाई बहन रैक पर रखे रंगीन कपड़ों को निहारते रहते थे। इसलिए वो ऐसा करते थे कि एक पंथ से 2 शिकार हो जाए। उसी थान के कपड़े में स्कूल ड्रेस और आने वाले त्योहारों के लिए खरीदा करते थे। जब दुकानदार थान के कपड़ों पर कैंची चलाया करता था तो हमारे अरमानों पर कैंची चल रही होती थी। बिल्कुल। और एक श्रोता लिखते हैं कि हम लोग घर में कई बच्चे थे। मेरी बराबर वाली बहन जो ताई जी की बेटी थी, उसके और मेरे कपड़े ज्यादातर एक जैसे बनते थे, एक ही थान के, क्योंकि हम में झगड़ा बहुत होता था। उसकी फ्रॉक मेरी फ्रॉक से अच्छी है, एक जैसा बनता और झगड़ा खत्म। देखिए हर चीज का ना कुछ सकारात्मक मायने भी होता है। क्या बात है। और ऐसे ही जैसे बता रहे हैं ना कि रंगीन कपड़े दिखते थे। अब इसमें प्लेन कपड़े में क्या होता है कि न तो उद्धस होने का डर रहता है, ना बाकी कुछ और दिक्कत होती है, किसी और रंग पर चढ़ता नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो सादगी जो होती है काम आ ही जाती है। बिल्कुल। और एक लिखते हैं कि आज फिर बचपन के दिन याद आ गए जब थान बेचने वाला घर आता था और मैं और मेरी छोटी बहन एक जैसे कपड़े लेते थे। जब कपड़े बेचने वाला घर घर जाकर कपड़े बेचते थे और औरतें एक स्थान पर घेर कर बैठ जाती थी और मोल करती थी, अब वो सब याद करके आंखों में आंसू आ जाते हैं। हाँ, ये बात तो है। ऐसे ही हमारे एक साथी ये भी याद कर रहे हैं कि थान वाले कपड़ों की बचपन की बात याद करूं तो खासकर दीपावली के त्योहार से पहले हम सभी बच्चों के लिए पैंट, चड्डी, बुशर्ट के लिए एक कपड़े का ताका मतलब थान ले लिया जाता था। उसके बाद दर्जी को घर पर बुलाया जाता था, जो हम सभी बच्चों की नाप लेकर कपड़ों को सिलता था। यूनिफॉर्म जैसा सभी का एक ही कलर, एक ही डिजाइन से बनते थे। उसे हम थाली कटोरा भी कह सकते हैं। ये बड़ा अच्छा नाम इन्होंने दिया, थाली कटोरा। भाई ये तो कभी नहीं सुना था। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसे ही एक और हमारी श्रोता लिखती हैं कि ऐसा क्या हो गया? थान वाले कपड़े के दिन, और वो हंसने वाला इमोजी बना के भेजा। हंसी भी आ रही है और यादें भी। जब हम छोटे थे तो माँ पेटीकोट, ब्लाउज, शमीज और पिताजी की बंडी सभी के लिए थान में से नाप के कपड़े कटवा कर लाती थी और घर में ही बनाती थी। अब तो सब कुछ रेडीमेड आ गया है, यहाँ तक कि ब्लाउज भी। तो थान में से कटवाने का अनुभव आने वाली पीढ़ी नहीं समझ सकती। दुकानदार 1 सेंटीमीटर भी ज्यादा नहीं देता था। अगर ब्लाउज 70 सेंटीमीटर में बनता तो माँ थोड़ा ज्यादा बोलकर ही लाती थी। तो भाई देखो ऐसा है कि वो दिन आ नहीं सकते, तो क्यों ना आप एक बार कोशिश करिए, देखिए एक बार बनवाइए, देखिए बच्चे तैयार होते कि नहीं। तब तक हम एक गीत सुनवाते हैं आपको। बिल्कुल। बनारसिया
होशियारी जानत यूं तो सब नर नारी, चाल चलाकी हर होशियारी जानत यूं तो सब नर नारी, मन के पर भोले भंडारी, मन के पर भोले भंडारी, घाट किनारे उम्र गुजारी, घाट बनारसिया है, घाट बनारसिया, घाट बनारसिया, ठाठों में ठाठ बनारसिया, हाय हाय ठाठ बनारसिया, ठाठों में ठाठ बनारसिया, ठाठों में ठाठ बनारसिया, ठाठ बनारसिया, हाय हाय ठाठ बनारसिया, रंग में भंगिया भंग में रंग बनारसिया, हाय बनारसिया, संग में जंगिया जंग में संग बनारसिया, हाय बनारसिया। रंग में भंगिया भंग में रंग, रंग में भंगिया भंग में रंग बनारसिया, संग में रंग बनारसिया, बनारसिया, हाय बनारसिया, सूरत फुरत में सब कर जावे आई के जो अपनी आवे, सूरत फुरत में सब कर जावे आई के जो अपनी आवे, गाल में जब ये पान दबावे, गाल में जब ये पान दबावे, ताल में चलते जावे बाट बनारसिया, हाय बाट बनारसिया, बाट बनारसिया, ठाठों में ठाठ बनारसिया, हाय हाय ठाठ बनारसिया, ठाठों में ठाठ बनारसिया, हाय हाय ठाठ बनारसिया, ठाठ बनारसिया, हाय हाय ठाठ बनारसिया, रंग में भंगिया भंग में रंग बनारसिया, हाय बनारसिया, संग में जंगिया जंग में संग बनारसिया, हाय बनारसिया। तो भाई कुछ लोगों के लिए वो ठाठ के दिन थे, कुछ लोगों के लिए थान वाले दिन थे। तो लिखा है कि वाह वाह क्या दिन याद दिला दिए। दरअसल ऐसे ही दिन हमारी पीढ़ी के बचपन में हुआ करते थे। उन दिनों फैशन और प्रतिस्पर्धा वाली बात तो थी नहीं, बस कपड़े होने से मतलब होता था। 3-4 या ज्यादा भाई बहन होते थे तो सभी को अलग अलग पसंद के कपड़े देने के बजाय पिताजी बजाज के यहाँ से थान कटवा कर लाते और फिर दर्जी के यहाँ सभी के कपड़े सिल जाते थे। इससे भाई बहनों में खुशी का वातावरण तो बना ही होता था, खेल का खेल भी हो जाता था। पट्टेदार पायजामे तो घर के पुरुषों ने खूब पहने हैं। हमारे बच्चों को तो ये सब सुनकर घृणा सी होती है। जो भी हो वो दिन क्या दिन थे, हाय। और एक ये लिखते हैं कि हमारे घर में सफेद कपड़ों का एक अच्छा थान आता था, उसी से मर्दों के पजामे, पेटीकोट, बच्चों की शमीज और भी बहुत कुछ बनता था। अभी भी बहुत सारे कुर्तों के साथ मैचिंग शलवार के लिए कपड़ा खरीदना ही पड़ता है। बहुत सारी साड़ियों के ब्लाउज भी थान से लेना पड़ता है। ये बात तो है। और थान वाले कपड़ों के दिन जब हम छोटे थे तब रेडीमेड कपड़ों का इतना चलन नहीं था। जब भी पहनने के लिए फ्रॉक या अन्य ड्रेस लानी होती थी तो मार्केट में जाकर थान में से ही कपड़ा पसंद करना होता था। और घर लाने के बाद हमारी मम्मी को सिलाई बहुत अच्छी आती थी तो मम्मी की हर तरह की डिजाइन के कपड़े सिल देती थी। कॉलेज आने तक मम्मी के हाथ के सिले सुंदर सुंदर डिजाइन के कपड़े पहने। विवाह के समय भी सूट का कपड़ा थान में से पसंद करवा कर सिलवाया गया था, जबकि आजकल तो हर चीज रेडीमेड उपलब्ध है, सिर्फ फिटिंग करवा लीजिए। और एक हमारे श्रोता ने संदेश भेजा है कि ओहो, आज तो सखी सहेली में इस विषय को छूकर
छूकर दिल को छू दिया, बचपन की याद ताजा कर दिया, यूं कहिए जख्म हरी कर दी। उस समय अब नहीं, जब पूरी थान आ जाती थी, खासकर त्योहारों में हम बहनों और कभी कभी भाइयों की भी एक ही कपड़े की ड्रेस बनती थी। बच जाने पर माँ अपना ब्लाउज भी बना लेती थी। बचपन का तो पता नहीं चला, लेकिन थोड़ा बड़े होने पर ये ड्रेस की पार्टी बैंड पार्टी की तरह लगने लगा था, तो हमने बगावत कर दी। पर हम बहनों का बहुत दिन तक एक ही कपड़े का ड्रेस रहता था, किसी का स्कर्ट ब्लाउज से, किसी का फ्रॉक, तो किसी का वन पीस। तो भाई ये तो बिल्कुल होता ही था। वैसे हमारे साथी ने थोड़ा अलग अंदाज में लिखा है, थान वाले कपड़े भाई साहब, अरे अब भी कोई खरीदता है क्या? लेकिन खुद ही इन्होंने लिखा है कि भाई संयोग से एक कट पीस लिया था, 100 रुपए के अंदर ही मिल गया, उसे लेकर पिछले दिवाली पर दर्जी के पास गया, दर्जी घरेलू था, उसे सिल दिया। जब लेने गए तो हाफ शर्ट की सिलाई 300 रुपए मांगे उसने। मैंने कहा कि इतने में हमें एक पर एक फ्री में 2 शर्ट मिल जाएगा और तुम ही एक इस शर्ट को पहन लेना त्योहार पर। ऐसे में अब थान से कपड़े लेने का चलन ही नहीं रहा। तो बात बिल्कुल सही है, लेकिन जैसे हमारे एक साथी लिख रही हैं कि सलवार मैचिंग की लेनी हो तो, या पेटीकोट सिलवाना हो तो, या अक्सर कुछ लोग अभी भी शौकीन हैं जो शर्ट सिलवाते हैं, तो थान से कपड़े तो खरीदते हैं। लेकिन मज़ेदार बात तो यह है कि जब घर के 6-7 लोग या 2-3 लोगों का भी एक सा कपड़ा होता था तो उसका मज़ा ही अलग होता था। और बड़ा रोचक लगता था देखकर। अब अंदाज अलग हो गया है। वैसे ही है कि हमारी बहन के भी बच्चों ने उनके भी थान से कपड़े ऐसे सिलवाए जाते थे, तो उन्होंने भी बगावत कर दी। उन्होंने कहा, तुम कहाँ से लाती हो कपड़े अम्मा, अब तुम ना लाया करो, हम लोग अपना खरीद लेंगे। हमारे दोस्त लोग अच्छा अच्छा पहनते हैं और ये हम लोग पता नहीं कैसा कैसा पहना देती हो। तो ऐसे ही बच्चे बगावत करते हैं तो कुछ परिवर्तन तो आ ही जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब नहीं चाहते बच्चे वैसा, और पहले तो 4-5 भाई बहन भी होते थे या उससे ज्यादा। अब 2 बच्चे होते हैं, अगर 2 लड़कियां हैं तो कहते नहीं नहीं नहीं, हम किसका कौन है, अलग अलग प्रिंट दो, अलग अलग रंग दो, एक जैसा नहीं पहनना है। देखो बात यह है ना कि बहुत सारी चीजों में हमारे आपके विचार बदल गए हैं, तरीके बदल गए हैं। पहले कपड़ों पर इतना ध्यान दिया भी नहीं जाता था। हमारे एक साथी ये भी लिख रही है कि मैं तो आज भी थान वाले ब्लाउज के कपड़े लेती हूँ, क्योंकि थान में बहुत सुंदर सुंदर डिजाइनदार कपड़े ब्लाउज के लिए आ रहे हैं। भाई देखो, इन्होंने लालच दिला दिया है, अब तो चलना पड़ेगा। बिल्कुल चलेंगे, हम चल के खरीदते हैं अच्छे अच्छे प्रिंट वाले जी, थान से कपड़े लेकर, है ना। और बुआ आज क्या कहते हैं, हमें थोड़ा सा जो है त्योहारों की तैयारी बिल्कुल तैयारी करनी होगी। लेकिन हमारे एक साथी ने एक बात और याद दिला दी कि मालवीय भवन में भगवत गीता और गीता संबंधित विशाल ग्रंथावली का भंडार भी है, तो ये भी देखने योग्य जगह है। लेकिन अगर तैयारी में व्यस्त है तो भाई अभी छोड़ दीजिए, आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय घूमने मत जाइएगा, जब समय मिलेगा फिर जाइएगा। और तैयारी के लिए क्या क्या किया है आप लोगों ने, ये बताइए। हम बताएंगे वो जरूर, पर हमें सिर्फ हमारे एक श्रोता भी जब तक एक जो आया है कि भाई तैयारियां तो चल रही हैं और चलती रहेंगी पूरे 1 महीने, बहुत कुछ है करने के लिए, इसलिए धीरे धीरे चल रही है तैयारी, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए, क्योंकि थक के स्वास्थ्य बिगड़ जाता है और जब स्वस्थ रहेंगे तभी तैयारी कर पाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। लेकिन तैयारी की जहाँ तक बात है कि कपड़ों की ही सबसे पहले अगर बात करें तो कपड़ों के लिए तैयारी कर लीजिए, फिर ऐसा ना हो कि समय पर आपको कुछ समझौता करना पड़े। भाई अगर कपड़े अच्छे नहीं होंगे तो मन खुश नहीं होगा। तो सब चीज़ की शुरुआत तो इसी से होती है। बाकी खान पान संबंधी भी आप तैयारी कर लें कि आपको किस तरीके के व्यंजन बनाने हैं, कितने लोगों को बुलाना है, या ज़्यादा बनाना है या कुछ कम बनाना है, कितना स्वादिष्ट बनाना है, किस तरह से बनाना है। ये सब मानसिक रूप से आप एक कहते हैं ना कि मन में एक फ्रेम तैयार कर ले। बाकी हम गीत सुनवाते हैं, गुनगुनाते रहिए और सोचते रहिए क्या क्या करना है। पंख लगा
आज हमारे पास जो वक्त है थोड़ा कम है, लेकिन अभी 1-2 मिनट है, तो मुझे लगता है कि गीत तो हम अपने श्रोताओं को सुनवाते रहते हैं। बिल्कुल सुनो। तैयारियों के बारे में बता देना थोड़ा सा जरूरी है, क्या कहती हैं आप? है ना? बिल्कुल। तो बस आप बता रही थी कुछ तैयारियों के लिए? नहीं तो तो मुझे लगता है बुआ कि जो घर में बच्चे होते हैं ना छोटे छोटे, उनको भी शामिल कर लेना बहुत जरूरी होता है। कई बार मुझे लगता है कि जब हम त्योहारों की तैयारियां जो कर रहे होते हैं, उसमें जो छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत जागरूक होते हैं, वो बहुत उत्सुक होते हैं जानने के लिए। हाँ, उनकी बहुत सारी प्लानिंग होती है, कुछ ना कुछ वो भी सपने देख रहे होते हैं, तो उनके सपनों को भी हमें शामिल कर लेना चाहिए अपनी पूरी तैयारी में। और उनको डांटना उठना नहीं चाहिए। उनको लगता है कि त्योहार का समय है, ये कुछ अजीब सा समय है जहाँ हम लोग को हर वक्त डांट दिया जाता है, कहा जाता है कमरे में बैठ जाओ। मुझे लगता है कि अगर हम बच्चों को ये कहते हैं कि आप अपना स्टडी टेबल, अपनी शेल्फ, अपनी ये सारी चीजें साफ कर लें, और या दादी नानी के पास उनको बिठा दें, है ना, तो उनको समझ में आएगा कि हमारी भी कोई जिम्मेदारी है। और ये बड़ी अच्छी बात याद दिलाया कि मतलब ये जो त्योहार है उसकी शुरुआत जो है, तैयारी जो होनी है वो सफाई से ही होनी है। तो घर की सफाई शुरू कर देनी ही है, हमारे साथी तक कर भी रहे होंगे, क्योंकि भाई नवरात्रि शुरू होने वाली है। तो जब व्रत रहते हैं या बहुत सारी चीजें जो हैं वो परहेज में खाते हैं, तो इस समय जो घर का शुद्धिकरण होता है वो बहुत जरूरी भी है, क्योंकि इस समय बीमारियां भी होती हैं, तो संक्रमण की संभावना की वजह से भी घर की साफ सफाई बहुत जरूरी है। तो शुरू कर लीजिए, बिल्कुल कमर कस लीजिए, कमर कस लीजिए। हम लोग भी आज थोड़ा बहुत कुछ काम हम भी शुरू कर देंगे। तुमने गाना काट दिया, कहा नहीं पहले तैयारी करो। तो बुआ हम अपने श्रोताओं को कहते हैं नमस्कार। मैं राजश्री त्रिवेदी और बुआ का नमस्कार।